हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के टॉप हम लोग 90 प्लस ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 90 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आप लोग जब भी देखें तो आप लोग शुरू से अंत तक देखें वीडियो को, ताकि आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको याद हो जाए। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो में आपको याद करा दूंगा। ओके, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो पहले नंबर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग नोटिफिकेशन और जरूर करिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, अब देखिए, किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है या सजेशन होता है तो उसके लिए आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आपको किस तरह के वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, आप लोग प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। ओके, चलिए हम 3 से 4 सेकंड का टाइम आपको देंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। बताइएगा, कह रहा है एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है ये आपका सतह के लंबवत होती है। सतह के क्या होता है? लंबवत होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। ओके, सतह के लंबवत होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि? तो सदिश राशि आपका विद्युतीय क्षेत्र है। सदिश राशि कौन है? तो विद्युतीय क्षेत्र आपका एक सदिश राशि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। बताइएगा, विद्युतीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है? तो किसी विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो किया गया कार्य होता है W बराबर होता है P×1 - cos थीटा होता है। क्या होता है? W बराबर P×1 - cos थीटा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में कह रहा है कूलम्ब बल है। बताइएगा, कूलम्ब बल क्या होता है? तो कूलम्ब बल जो होता है आप लोगों को भी पता होगा कि कूलम्ब बल जो होता है ये आपका केंद्रीय बल क्या होता है कि केंद्रीय बल भी होता है और आपका विद्युत बल भी होता है। कूलम्ब बल क्या होता है? केंद्रीय बल भी और कूलम्ब बल भी होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, केंद्रीय बल और कूलम्ब बल दोनों। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5 कह रहा है कि एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है। बताइएगा, एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है, एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 3×10⁹ ESU के बराबर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ओके, एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 3×10⁹ ESU के बराबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में कह रहा है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। बताइएगा, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। बताइएगा, कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, बढ़ या घट सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। बताइएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 की ओर। 9 में कह रहा है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्रों पर आवेश क्यू है। क्या कह रहा है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्रों पर आवेश क्यू है, चालक पर नेट आवेश 0 है। ठीक है, और चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा? बताइएगा, कह रहा था कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश क्यू है। ठीक है, चालक पर नेट आवेश का जो मान है 0 है। तो चालक का बाहरी सतह, चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा? तो चालक के बाहरी सतह का
चालक के बाहरी सतह पर जो आवेश का मान होगा वो अभी आपका क्यू ही होगा। क्या होगा? क्यू ही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। कह रहा है कि यदि 1000 बूंदे समान आकार के एवं जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? ये बहुत ही आपको बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, कह रहा था कि यदि 1000 बूंदे समान आकार के एवं प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? तो बड़ी बूंद की धारिता आपको कितना हो जाएगा? आप लोगों को भी पता होगा, 50 माइक्रोफैराड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 11 में करा यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो बताइएगा क्या होगा। अब देखिए प्यारे छात्रों, इसका जो भी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर आपको अपलोड कर दिया था। ठीक है, आप लोग जाकर जल्दी से जल्दी वहां से आप लोग PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका PDF आप लोगों को फ्री में मिलता है। ठीक है, बहुत सारा का PDF आप लोगों को मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोगों का प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया। ठीक है, सभी विषय का, ऑल सब्जेक्ट का आप लोगों का प्लेलिस्ट तैयार है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया, इसलिए चैप्टर वाइज चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, 11 में कह रहा है यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो बताइएगा क्या होगा। तो जब हम लोग दो सुचालक को अलग अलग गोले करने अलग अलग क्या है आवेशित करने के बाद हम लोग जब जोड़ देंगे तो दोनों का आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहेगा। दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। ओके, याद रखिएगा, दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। आपको इसमें 90 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 12 में कह रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। बताइएगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका संरक्षी बल होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रभावी धारिता 5 फ्राइडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 फ्राइडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? बताइएगा, कह रहा है कि प्रभावी धारिता 5 फ्राइडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 फ्राइडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो हमें 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी। कितने संधारित्र की? 4 संधारित्र की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। कह रहा है 15 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट एक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होता है। बताइएगा, 15 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट एक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा? तो आवश्यक ऊर्जा का मान आपको 3 किलो जूल होगा। क्या होगा? 3 किलो जूल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 में कह रहा है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रोफैराडे है। ठीक है, 9 माइक्रोफैराडे है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान होगा। बताइएगा, 3 संधारित्र जिसमें से प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रोफैराडे है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा? तो परिणामी धारिता का मान आपको 3 माइक्रोफैराडे होगा। कितना होगा? 3 माइक्रोफैराडे होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 में क्या करा है यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दें तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान होगा। बताइएगा, कह रहा था यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दें तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान क्या होगा? तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान आपको घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 में कह रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। बताइएगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम इसको लिख सकते हैं। ओके, या तो पावर -1 दीजिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या करा है। 18 में कह रहा है यदि 2C आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस दोनों बिंदु के बीच की विभवांतर कितनी होगी? बताइएगा, यदि 2Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है
तो उस दोनों बिंदु के बीच विभवांतर कितना होगा। तो इन दोनों के बीच जो हमें विभवांतर जो होगा आपका 10 वोल्ट होगा। कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। कह रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं, बताइएगा। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटेंगे, तो कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ओके, यानी नहीं काटती। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि धातु का परावैद्युतांक होता है, बताइएगा। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, तो धातु का परावैद्युतांक का मान आपका इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 में कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र होता है, बताइएगा। विद्युतीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र क्या होता है, तब विद्युतीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र आप लोगों को बताना है। तब विद्युतीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र होता है M(L)T-3 A-1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको बड़ी कोष्ट में लिखते हैं। ठीक है, इसको बड़ी कोष्ट आप लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, M(L)T-3 A-1। ओके, याद रखिएगा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिएगा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 21 नंबर से हम लोग 21 नंबर कंप्लीट हो गया। 22 से हम लोग फिर से देखेंगे इस तरफ। ठीक है, लेकिन 22 नंबर से ना देखकर हम लोग 1 से लेकर 70 से प्लस देखेंगे। चलिए, इसमें भी हम लोग 70 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो 1 नंबर में देखिए फिर से कह रहा है कि वाहक यानी रेडियो यानी वाहक यानी रेडियो यानी वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है, बताइएगा। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है, तो इनकी प्रक्रिया का नाम जो है आपका मॉड्यूलेशन है। क्या है, मॉड्यूलेशन है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन। ओके, याद रखिएगा। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है, तब मॉड्यूलेशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2। कह रहा है कि उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, बताइएगा। उपग्रह संचारण में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये होता है सूक्ष्म तरंगे प्रयुक्त होता है। कौन से तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है, बताइएगा। टेलीविजन और रेडियो प्रसारण में सूचना संकेत का रूप क्या होता है, तो रेडियो एवं टेलीविजन सूचना प्रसारण में जो संकेत होता है वो आपको एनालॉग सिग्नल के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एनालॉग सिग्नल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी तक प्राप्त किए जा सकते हैं, वह कितना है, बताइएगा। एच ऊंचाई के एंटीना से टीवी संकेत अधिकतम दूरी प्राप्त किए जा सकते हैं, वह कितना है। यानी ऊंचाई इसका क्या होता है, फार्मूला है। ऊंचाई का फार्मूला होता है √2 गुने या 4 होता है। क्या होता है, √2 गुने या 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 5 में कह रहा है कि टेलीविजन संचारण में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति परास कितना है, बताइएगा। टेलीविजन संचारण में आमतौर से उपयुक्त आवृत्ति परास क्या होता है, तो इनकी उपयुक्त आवृत्ति परास का जो मान होता है आपको 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। कितना होता है, 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में कह रहा है कि दूर तक रेडियो प्रसारण में शॉर्ट वेव बैंड का उपयोग होता है, क्योंकि, बताइएगा। दूर तक रेडियो प्रसारण में शॉर्ट वेव बैंड का उपयोग होता है क्योंकि, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्यों उपयोग होता है, तो दूर तक रेडियो प्रसारण में शॉर्ट बैंड का जो उपयोग होता है क्योंकि आयन मंडल द्वारा शॉर्ट वेव बैंड परावर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल द्वारा शॉर्ट वेव बैंड परावर्तित हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक होता है, बताइएगा। कह रहा है कि आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान क्या होता है, तो मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है 0 और 1 के बीच होता है। 0 और कितना के बीच, 1 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहते हैं, बताइएगा।
कह रहा है कि वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसके अध्यारोपण की प्रक्रिया को हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जिस मॉडुलन में वाही तरंग की आवृत्ति को मॉडुलन किए जाने वाले संकेत के तात्क्षणिक मान के साथ परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। जिस मॉडुलन में वाही तरंग की आवृत्ति को मॉडुलन किए जाने वाले संकेत के तात्क्षणिक मान के साथ परिवर्तित कराया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आवृत्ति मॉडुलन कहेंगे। क्या कहेंगे? आवृत्ति मॉडुलन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। बताइएगा, मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मॉडुलन के विपरीत प्रक्रिया को बी मॉडुलन कहेंगे। क्या कहेंगे? बी मॉडुलन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? बताइएगा, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे आयन मंडलीय तरंगों का। किसका करेंगे? तो आयन मंडलीय तरंगों का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह कितना है? बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह कितना है? तो यह पहुंचेगा, उसकी दूरी जो है आपका 56 किलोमीटर है। कितना है? तो 56 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। कह रहा टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह कितना है? बताइएगा। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह कितना है? बताइएगा। तो टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह आपको 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक है। कितना है? 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 में कह रहा है कि समाज केबल का अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा लगभग होता है। बताइएगा, समाज केबल का अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा लगभग कितना होता है? तो लगभग 270 ओम होता है। कितना होता है? समाज केबल का अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा कितना होता है? 270 ओम के बराबर होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर में कह रहा है कि नियत आयाम का रेडियो तरंग निम्न में से किससे उत्पादित होता है? बताइएगा, नियत आयाम का रेडियो तरंग निम्न में से किससे उत्पादित होता है? तो यह उत्पादित होता है दोलित्र से। किसे होता है? दोलित्र से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 नंबर में क्या कह रहा है? 16 का आप लोग आंसर बताइएगा। 16 में कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। बताइएगा, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। तो प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत क्या है? तो प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है आपका पूर्णांतिक परावर्तन से। किसे? पूर्णांतिक परावर्तन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि आयन मंडल के लिए क्रांति का आवृत्ति एफसी होता है। बताइएगा, एफसी का मान बताना है। आयन मंडल के लिए क्रांति का आवृत्ति एफसी का मान क्या होता, कितना होता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि आयन मंडल के लिए क्रांतिक आवृत्ति का जो मान होता है 9 क्या है? तो 9 न्यूटन मीटर। देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 9 इंटू एन स्क्वायर। अब मैक्स लिखा हुआ, ठीक है, मैक्स यानी अधिकतम होता है। ठीक है, मतलब कि 9 वर्ग न्यूटन मैक्सिमम है। ठीक है, और अधिकतम इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ 18 कह रहा है कि 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों का संचार उपयोग होता है। बताइएगा, 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों का संचार उपयोग होता है, किसमें होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है 20 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों का संचार उपयोग होता है, किसमें होता है? तो हम लोग इसका प्रयोग कर देंगे 20 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति का जो संचार प्रयोग करेंगे ये आपको उपग्रह में करेंगे। किसमें करेंगे? उपग्रह में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19
कह रहा है वाक सिग्नलों का आवृत्ति परास होता है, बताइएगा वाक सिग्नलों का आवृत्ति परास कितना होता है। तो वाक सिग्नलों का आवृत्ति परास होता है 300 हर्ट्ज से लेके 3100 हर्ट्ज तक। कितना होता है? 300 हर्ट्ज से लेके 3100 हर्ट्ज तक। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में कह रहा है कि संगीत के प्रेषण के लिए वाद्य यंत्रों द्वारा उचित आवृत्तियों के स्वर उत्पन्न करने के लिए बैंड चौड़ाई होती है, बताइएगा। संगीत के प्रेषण के लिए वाद्य यंत्रों द्वारा उच्च आवृत्तियों के स्वर उत्पन्न करने के लिए बैंड चौड़ाई कितनी होती है? तो बैंड चौड़ाई होगा 20 किलो हर्ट्ज होगा। क्या होगा? 20 किलो हर्ट्ज होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 में कह रहा है कि दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड चौड़ाई होती है, बताइएगा। दृश्यों की प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड चौड़ाई कितनी होती है? तो बैंड चौड़ाई का मान होगा 4.2 मेगा हर्ट्ज होगा। क्या होगा? मेगा हर्ट्ज लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, 4.2 मेगा हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में कह रहा है कि वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी विशाल एवं जटिल नेटवर्क से संयोजित 2 या अधिक कंप्यूटरों के बीच हर प्रकार की सूचना का आदान प्रदान एवं संचार होता है, उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। वैसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी विशाल एवं जटिल नेटवर्क से संयोजित 2 या अधिक कंप्यूटरों के बीच हर प्रकार की सूचना का आदान प्रदान एवं संचार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग इंटरनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनेट कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 23 नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग, देखिएगा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करके इंटरनेट के उपयोग द्वारा व्यापार को प्रोन्नत करना कहलाता है, बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन कह रहा है क्या है? इंटरनेट के उपयोग द्वारा व्यापार को प्रोन्नत करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो उसे हम लोग ई कॉमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ई कॉमर्स कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 24 में कह रहा है कि बादलों के द्वारा परावर्तन होता है, बताइएगा। बादलों के द्वारा परावर्तन होता है, तो बादलों के द्वारा परावर्तन होता है अवरक्त किरणों का। किसका होता है? तो अवरक्त किरणों क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में कह रहा है कि लघु तरंगों की परास है, बताइएगा। लघु तरंगों की परास कितना है? तो लघु तरंगों की परास है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। क्या होगा? 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज इसको कर दिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि तनुकरण का मापन किया जाता है, बताइएगा। तनुकरण का जो मापन किया जाता है कैसे किया जाता है? तो तनुकरण का मापन किया था डेसिबल से। किसे किया था? डेसिबल से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में कह रहा है किसी डिस्क में 2 प्लेट हैं, प्रत्येक सेक्टर में 256 बाइट्स है, प्रत्येक पृष्ठ में 256 सेक्टर तथा 2560 ट्रैक्स हैं, ठीक है, ट्रैक्स हैं। डिस्क पैक की क्षमता कितनी होगी, बताइएगा। तो डिस्क पैक की जो क्षमता होगी, डिस्क पैक की क्षमता होगी, कितना होगा? ये होगा 256। कितना लिखा हुआ है? तो 2560 गुने 256 गुने 2 यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबको गुना कर दिया गया, ठीक है। मनी 2560 गुने में 256 गुने 256 और गुना में 2 प्लेट, इतना इसका क्या होगा? क्षमता होगा, इफिशियंसी होगा। ओके, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 कह रहा है कि UHF की परास है, बताइएगा। UHF की परास कितना होगा? तो इनका परास होगा 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3000 मेगाहर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3000 मेगाहर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि BER का क्या अर्थ है, बताइएगा। BER का क्या अर्थ होगा? तो BER का अर्थ क्या होगा, बताइएगा। तो इनका जो अर्थ होगा आपको बीट त्रुटि अनुपात होगा। क्या होगा? बीट त्रुटि अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि भूतरंग संचरण की प्राथमिक आवृत्ति परास कितना है, बताइएगा। कह रहा है भूतरंग संचरण की
प्रमाणिक आवृत्ति परास कितना होगा? तो इनकी आवृत्ति परास का मान होगा लेस देन इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज से कम होगा, ठीक है, यानी 1 मेगाहर्ट्ज से कम होगा। ओके, याद रखिएगा, लेस देन इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज। सी नंबर इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 में कह रहा है मॉडुलन का सही जोड़ा चुने। बताइएगा मॉडुलन का सही जोड़ा चुनना है, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका बताइएगा, इसमें मिलान करना है, तो ये जो मिलेगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए का कह रहा है फर्स्ट से मिलेगा, यानी आयाम मॉडुलन जो होता है आयाम मॉडुलन का संकेत होता है, ठीक है। अब बी का कह रहा है थर्ड मिलेगा, यानी बी यानी आवृत्ति मॉडुलन जो है ये आपको किससे मिलेगा? आवृत्ति मॉडुलन संकेत से। देखिएगा ए मिलेगा इससे मिलेगा, और बी वाला मिलेगा थर्ड से मिलेगा, और सी वाला देखिए क्या कर रहा है, सी मिलेगा 2 से, यानी सी वाला जो है कला मॉडुलन जो है आपको आरंभिक कला या तो मॉडुलक संकेत होता है, ये आपको किससे मिल जाएगा? 3 से मिल जाएगा। और लास्ट वाला जो मिल रहा है डी वाला जो मिलेगा 4 से मिलेगा, यानी पल्स मॉडुलन जो है आपको पल्स स्थिति या मॉडुलक संकेत को दर्शाएगा। ओके, इस तरह से मिला दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर में कह रहा है कि स्काई वेव संचार आधारित है। बताइएगा स्काई वेव संचार आधारित है, तो स्काई वेव संचार आधारित होता है किस पर आधारित होता है? तो स्काई वेव संचार आधारित होता है ये आपका आयन मंडल के संचरण पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल के संचरण पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। बताइएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है इसका राइट आंसर बताइएगा। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है आयनोस्फीयर में से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आयनोस्फीयर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 34 में कह रहा है मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? बताइएगा मॉडुलन कितने प्रकार का होता है? तो मॉडुलन 5 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 5 प्रकार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 35, कह रहा है कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल है। बताइएगा संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा। कितना होता है? 24 घंटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर में कह रहा है कि डिजिटल संकेत में संभव है। बताइएगा डिजिटल संकेत में संभव है, क्या संभव है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो डिजिटल संकेत में जो संभव होता है वो आपको 0 तथा 1 संभव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 कह रहा है कि आंकिक द्वारा का सही सूत्र है। बताइएगा आंकिक द्वारा का सही सूत्र क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो होगा आपको NA इक्वल टू हो जाएगा प्रकाशीय तंतु के कोर का अपवर्तनांक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि रडार तथा दूरसंचार में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? बताइएगा रडार तथा दूर संचार में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? तो हम लोग रडार तथा दूर संचार में हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग करेंगे, माइक्रो तरंगों का। किसका करेंगे? माइक्रो तरंगे का करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 कह रहा है किस स्थिति में प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश की किरणों का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? बताइएगा किस स्थिति में प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश की किरणों का बार बार आंतरिक परावर्तन होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, किसमें होगा? तो यह होता है आपको आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांति कोण। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होगा तब होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, ठीक है। 40 नंबर में जैसा कि देख रहे हैं कह रहा है कि पृथ्वी तल पर डी दूरी तक टेलीविजन सिग्नल प्रसारित करने के लिए प्रेषित एंटीना की ऊंचाई कितनी होगी? बताइएगा कह रहा है पृथ्वी तल पर डी दूरी तक टेलीविजन सिग्नल प्रसारित करने के लिए प्रेषित एंटीना की आवश्यक ऊंचाई कितनी होगी? तो एंटीना की आवश्यक ऊंचाई होगा D2/2R होगा। क्या होगा? D2/2R होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं D/2R। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है इसमें से 41 कह रहा है कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। बताइएगा
आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान क्या होता है? तो आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच। क्या होता है? 0 तथा 1 के बीच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। 42 में कह रहा है कि 500 हर्ट्ज के श्रव्य आवृत्ति के आयाम मॉडुलित तरंग के उपयुक्त वाहक आवृत्ति होगी। बताइएगा 500 हर्ट्ज के श्रव्य आवृत्ति के आयाम मॉडुलित तरंग के लिए उपयुक्त वाहक आवृत्ति का मान कितना होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इनकी आवृत्ति का मान होगा 50,000 हर्ट्ज होगा। क्या होगा? 50,000 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है मॉडुलन वह युक्ति है जिससे क्या होगा? बताइएगा मॉडुलन वह युक्ति है जिससे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मॉडुलन क्या है? तो मॉडुलन वह युक्ति है, वह यंत्र है जिसे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित की जाती है, यह होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि रेडियो तरंग का वेग होता है। बताइएगा रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो लिखा हुआ है 108, इसको कर दीजिएगा 10⁸, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि विरूपण विहीन मॉडुलित का सर्वाधिक प्रतिशत है। बताइएगा विरूपण विहीन मॉडुलित का सर्वाधिक प्रतिशत क्या होगा? तो सर्वाधिक प्रतिशत 100% होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि आयाम मॉडुलित में वाहक तरंग है। बताइएगा आयाम मॉडुलित में वाहक तरंग होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा आयाम मॉडुलित में वाहक तरंग क्या होता है? तो वाहक तरंग का आयाम मॉडुलित वोल्टेज के अनुसार बदलता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आयाम मॉडुलित में वाहक तरंग का आयाम मॉडुलित वोल्टेज के अनुसार बदलता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 नंबर में कह रहा है कि एक एकल पार्श्व बैंड जिसमें वाहक तरंग निरुद्ध कर आयाम मॉडुलित किया गया है तो द्वि पार्श्व बैंड पद्धति की तुलना से ज्यादा पसंद की जा सकती है, क्योंकि इसमें क्या होगी? बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है कि एक एकल पार्श्व बैंड जिसमें वाहक तरंग निरुद्ध कर आयाम मॉडुलित किया गया है तो कह रहा है कि द्वि पार्श्व बैंड पद्धति की तुलना में ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि इसमें कम बैंड की चौड़ाई की आवश्यकता है। क्या है? कम बैंड चौड़ाई की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 कह रहा है कि एक सिग्नल जिसकी बैंड चौड़ाई 300 से लेके 3400 हर्ट्ज है 100 किलो हर्ट्ज की वाहक तरंग को आयाम मॉडुलित करता है, तो आयाम मॉडुलित तरंग की बैंड चौड़ाई कितनी होगी? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 6800 हर्ट्ज होगा। क्या होगा? 6800 हर्ट्ज होगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर में कह रहा है कि आयाम मॉडुलित तरंग में सूचना निहित होती है। बताइएगा आयाम मॉडुलित तरंग में सूचना निहित होती है। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आयाम मॉडुलित तरंग में सूचना निहित होती है। कहाँ निहित होती है? तो केवल पार्श्व बैंडों में। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल पार्श्व बैंडों में जो होता है आयाम जो होता है इसकी सूचना निहित होती है। ठीक है, आयाम मॉडुलित तरंग में क्या होता है? सूचना निहित होती है केवल पार्श्व बैंडों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि दृश्य सिग्नल टेलीविजन व्यवस्था में होता है। बताइएगा दृश्य सिग्नल टेलीविजन व्यवस्था में होता है। क्या होता है? तो ये होता है आयाम मॉडुलित होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में कह रहा है कि वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा बी मॉडुलन दोनों का कार्य करता है उसे कहते हैं। बताइएगा वैसी युक्ति जो मॉडुलन तथा बी मॉडुलन दोनों का कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मोडेम कहेंगे। क्या कहेंगे? मोडेम कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे छात्रों। 51 खत्म हो गया। 52 नंबर देखिएगा। 52 में कह रहा है कि एक 200 किलो हर्ज वाहक तरंग को 5 किलो हर्ज ज्या तरंग से आयाम मॉडुलित किया जाता है, तो मॉडुलित तरंग में आवृत्तियाँ कितनी होगी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 नंबर का देखिएगा एक 200 किलो हर्ज वाहक तरंग को 5 किलो हर्ज ज्या तरंग से आयाम मॉडुलित किया जाता है, तो इसमें से कह रहा है कि मॉडुलित तरंग में आवृत्तियाँ कितनी होगी? तो इनकी तरंग आवृत्तियों का मान होगा 195 किलो हर्ट्ज और 200 किलो हर्ट्ज होगा।
ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब सोल्यूशन करने वाला है। ओके, चलिए इसमें तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लॉन्ग चला जाएगा। ठीक है, 53 नंबर में कह रहा है वैसी युक्ति जिसकी संक्षिप्ति बोधन विकिरण की उद्दीपित ऊर्जा द्वारा मैक्रो तरंगों का प्रवर्धन है, जिसमें समाविष्ट प्रतिलोमन की क्रिया होती है, बताइएगा उसे क्या कहा जाता है। कह रहा वैसी युक्ति जिसके संक्षिप्ति बोधन विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा मैक्रो तरंगों का प्रवर्धन है, जिसमें समाविष्ट प्रतिलोमन की क्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है मेसर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मेसर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 में कह रहा है कि एक सिनोसाइडल आयाम मॉडली तरंग का मॉडुलन घटक का मान होता है, बताइएगा एक सिनोसाइडल आयाम मॉडली तरंग का मॉडुलन घटक का मान कितना होता है। तो मॉडुलन घटक का मान होता है EC बटा EM होगा। क्या होगा, EC बटा EM होगा। याद रखिए क्या हो जाएगा, EC बटा क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह वैसी युक्ति जिसे एक तीव्र एक वर्णी समानांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। वैसी युक्ति जिसे एक तीव्र एक वर्णी समांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है लेसर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लेसर यानी लेजर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर में कह रहा है कि आयन मंडल में उपस्थित आयन है केवल, बताइएगा आयन मंडल में उपस्थित आयन है केवल क्या उपस्थित होते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आयन मंडल में उपस्थित आयन जो होता है केवल धनायन होता है। क्या होता है, धनायन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 नंबर में कह रहा है कि आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगों हेतु होता है, बताइएगा आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगों हेतु होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। आयन मंडल का व्यवहार जो होता है रेडियो तरंगों हेतु होता है, इसमें किसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये होता है आपको विरल माध्यम में। क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आयन मंडल का जो व्यवहार होता है रेडियो तरंगों हेतु होता है विरल माध्यम में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है संचार में संचरण केवल उन आकाशीय तरंग सिग्नल द्वारा संभव है, बताइएगा इसका राइट आंसर। संचार में संचरण केवल उन आकाशीय तरंग सिग्नल द्वारा संभव है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये उसमें संभव होगा जिनकी लघु तरंग हो। क्या हो, जिनकी लघु तरंग दर्ज हो, जिनके लघु यानी शॉर्ट वेवलेंथ हो। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 कह रहा है कि मैक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। मैक्रो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो मैक्रो तरंगों की आवृत्ति जो होती है रेडियो आवृत्ति से अधिक होती है। क्या होती है, रेडियो आवृत्ति से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि भू तरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी तल के क्या होगा, बताइएगा। भू तरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी तल के क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो भू तरंगों का ध्रुवण होता है पृथ्वी तल के लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 कह रहा है प्रकाशीय संचार में प्रयुक्त तंतुओं को कोर का अपवर्तनांक उसको घेरने वाली परत से होता है, बताइएगा इसका राइट आंसर। कह रहा था कि प्रकाशीय संचार में प्रयुक्त तंतुओं को कोर का मतलब भुजा का अपवर्तनांक को घेरने में वाली परत को क्या कहते हैं। तो घेरने वाली परत से क्या होता है, तो घेरने वाली परत से अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में कह रहा है कि संचार तंत्र का भाग नहीं, बताइएगा संचार तंत्र का भाग नहीं है। तो संचार तंत्र का भाग कौन नहीं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो संचार तंत्र का भाग नहीं ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऊर्जा आपका संचार तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं, बताइएगा एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है। एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, तब फैक्स आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही अंकीय संचार के उदाहरण कौन नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में सही अंकीय संचार के उदाहरण कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टेलीविजन नेटवर्क। क्या हो जाएगा, टेलीविजन नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि आयाम मॉडुलन का दोष नहीं है। बताइएगा आयाम मॉडुलन का दोष नहीं है। तो आयाम मॉडुलन का दोष नहीं है, कौन नहीं है? तो निर्गत सिग्नल चैनल की अधिक चौड़ाई के कारण। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 कह रहा है कि अंकीय सिग्नल बनाए जाते हैं। बताइएगा अंकीय सिग्नल जो बनाए जाते हैं, तो अंकीय सिग्नल बनाए जाते हैं 4 बीट शब्दों या उसके गुणज से। क्या बनाए जाते हैं? अंकीय सिग्नल जो बनाए जाते हैं 4 बीट, ये 4 बीट शब्दों या उसके गुणज से बनाए जाते हैं। ठीक है, अंकीय सिग्नल। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर में देखिए क्या कह रहा है 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की दूरी की परत को कहते हैं। बताइएगा कह रहा है 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की दूरी के परत को क्या कहते हैं? तो इसके दूरी के परत को हम लोग एफ परत कहेंगे। क्या कहेंगे? एफ परत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है? बताइएगा भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है? इसका राइट आंसर बताना है। कह रहा था कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितनी है? तो ये आपको 35,930 किलोमीटर। ठीक है, 35,930 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 35,930 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है। बताइएगा प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है। तो प्रकाश स्रोत के रूप में होता है लेसर या प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। क्या होता है? लेसर या प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि माइक्रोफोन द्वारा होता है। बताइएगा माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो माइक्रोफोन द्वारा होता है, तो माइक्रोफोन द्वारा होता है ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन। ठीक है, ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 में कह रहा है कि फैक्स का अर्थ है। बताइएगा फैक्स का अर्थ क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन है। तो फैक्स का अर्थ होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी होता है। क्या होता है? फैक्स का अर्थ फैक्सीमाइल टेलीग्राफी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो छात्रों इस वीडियो में हम लोग 90+ सब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, हम लोग मिलते रहेंगे इसी के साथ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।